कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहिए। देखिए यहाँ पे इस सिस्टम में क्या है, थोड़ा सा टाइम लैग है, तो इस वजह से ये यहाँ से नहीं कैच कर रहा है, इसके पहले यहाँ से देखिए 920 से कैच कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप 1 या 2 सेकंड का ये कितना डिफरेंस है, मुझे लगता है 1 घंटे का डिफरेंस है, और हाई लगभग इक्वल के आसपास ही बना है कि ये यहाँ पे बना है और ये यहाँ पे, थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा जा भी नहीं पाया, तो ये यहाँ से उठा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी का चार्ट हम लोगों ने निकाला, आप लोगों ने कहाँ तक सुन पाया था, ज़रा एक बार बताएंगे। सर वो जो इंडिकेटर लगाने का आप तरीका बता रहे थे ना, वहाँ पे टाइम पर ही वो वॉइस कट हो गई थी आईटीसी जब के आप टाइम सेट कर रहे थे। आईटीसी के चार्ट पे था या बैंक निफ्टी के चार्ट पे था? सेटिंग बता रहे थे OSL थी। ठीक है, आईटीसी के चार्ट पे था तो ठीक है। तो हाँ, तो मैंने क्या बताया होगा आपको, मैं बता देता हूँ एक बार और रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको बताया होगा कि ये पहले से अप ट्रेंड में प्राइस है, तो बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि बाई ऑन डिप, पहले से अप ट्रेंड में है, हायर हाई बनते जा रहे हैं, और बाई ऑन डिप की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जब आप पैरामीटर्स देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस में जब खरीदारी आई तो काफ़ी तेज़ी से आई, और बिकवाली धीमे आई, तो बिकवाल धीरे है और खरीदार तेज है, इसका मतलब क्या है, बायर्स स्ट्रांग हैं और सेलर्स वीक। क्लियर हुआ? और यहीं पे तो हमको क्या चाहिए, एक बाइंग प्लान। बाइंग प्लान कैसे बनाएंगे, तो सेलर्स ने जहां से सेलिंग की शुरुआत की है ना, यहां से सेलिंग की शुरुआत की है, तो क्या चाहिए, कभी ना कभी अगर ये बायर स्ट्रांग है और सेलर वीक है, तो एक कंडीशन जरूर आएगी, क्या, कभी ना कभी ये बायर इस सेलर को ब्रेक कर देगा एक कंडीशन में, ये चाहे प्राइस को कितना भी गिरा ले, अगर ये बायर स्ट्रांग है, रियल में है अगर, तो क्या करेगा, कभी ना कभी इस सेलर को ब्रेक करेगा। तो सेलर को ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी खरीदार या बिकवाल का एवरेज प्राइस, औसत भाव ही ब्रेक कर दीजिए। सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए सर, किसी को डिस्टर्ब होगा, आप ही लोग परेशान होंगे। तो ये किसका प्राइस है, सेलर का। सेलर ने यहां से बिकवाली की शुरुआत की है, कभी ना कभी क्या करेगा, ये बायर इस सेलर का एवरेज प्राइस ब्रेक करेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि एवरेज प्राइस इस जोन के आसपास आने वाला होगा, प्राइस एक्शन को देखकर लगता है यही जोन बाइंग का बना हुआ है, तो एवरेज प्राइस यहीं कहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एंकर वीवेप में जाना है और इस तरह से सेटिंग लगाना है, और यहाँ पे देख लेना है कि किस टाइम से हम लोग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से प्लॉट कर रहा था 24, ये देखिए यहाँ पे टाइम देखिए, ये 24, 2023 और 10:50, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी, मंथ, ईयर और टाइम 10:50, ठीक है। लेकिन मेरे इस सिस्टम में एक दिन का लैग है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक दिन बाद की बाइंग ले रहा है। इसी को मैं क्लियर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक दिन प्रीवियस सेशन से मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने 9:15 से उठाया है एवरेज, 9:15 से। अब इससे पता है क्या होगा, अब आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जाइए, जो मूविंग एवरेज में तकलीफ आ रही थी वो भी यहाँ नहीं आएगी, और यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया उसी तरह काम कर रहा है कि यहाँ से बिकवाली की शुरुआत हुई, और कभी ना कभी ये जो बायर आपको दिख रहा था ये इस सेलर को ब्रेक कर देगा। कंफर्म था प्राइस एक्शन को देखकर कि बायर स्ट्रांग है, खरीदारी तेजी से आई है और बिकवाली धीमे से। और इसी बायर ने क्या किया, इस एंकर वीवेप उसके औसत भाव के पास, सेलर की जहां सेलिंग पड़ी है उस एवरेज प्राइस के पास आके देखिए कितना बेहतरीन कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये बाई बनता था, और देखिए प्राइस कहां तक गया है। ये इंट्राडे ट्रेडर जिस तरह से यूज करेगा, किस तरह से कि मूविंग एवरेज नहीं यूज करना है तो उसकी जगह एंकर वीवेप को यूज कीजिए, वो वॉल्यूम का भी साथ में औसत निकाल कर देगा आपको, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, अब इसी चीज को मैं ले जाता हूं। अब देखिए एक दिन का लेगा, यहां पे दिक्कत कर रहा है क्योंकि हम लोग इंट्राडे प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं। ये 1 घंटे का समय है, यहाँ पे ये 9:25 से उठा रहा है और ये उठा रहा है 10:50, 1 घंटे का, 1-1.25 घंटे का फर्क है सिर्फ, वो टाइम की वजह से। के बाद भी तो ये ऊपर गया ना, क्या कह रहे हैं, 25 तारीख के बाद भी थोड़ा आगे देखेंगे तो ये इसको वीवेप को ऊपर गया है, यहाँ पर आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ गिर गया, यहाँ से गिर गया। अगर ये है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और दूसरी बात है, तो इन सभी बातों पे मैं कब बात करता हूँ, जब प्राइस एक्शन पे बात कर रहा होता हूँ कि ब्रेकआउट कैसे आप वैलिड मानते हैं,
कैसे सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करके ट्रेड को प्लान करते हैं। सारी चीज़ों की बात करता हूँ कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट है उसका हाई ब्रेक होगा तो ट्रेड में एंटर करेंगे। प्रीवियस हाई जो लगा है कम से कम वो ब्रेक होने दीजिए। ये सारे प्रीवियस हाई लगे हैं, देख पा रहे हैं, यहीं से ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद जब इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, जब ये कैंडल बना है तब आपको एक्चुअल बाई मिलेगा। आप सोचिए कि इस कैंडल से बाई मिलेगा तो यही फिर से यहाँ भी स्टॉप लॉस जा सकता था। तो बाइंग इतनी अच्छी थी तो निकल गया है। ये बाइंग यहाँ पे अच्छी दिख रही है तो निकल गया है। अगर इतनी अच्छी बाइंग नहीं होती तो फिर से ट्रैप कर सकता था। तो ट्रैपिंग से इंट्राडे ट्रेडर को तो कहीं ना कहीं बचना सीखना होगा, वो तो प्राइस एक्शन का गेम है। चलिए फिर से देखते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे कि एंकर को कैसे यूज़ किया जाए कि इन्वेस्टमेंट करना है इसी से। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कहीं से भी कोई भी प्राइस में गिरावट हुआ हो या खरीदारी आई हो तो उस सर्टेन डे से और सर्टेन ईयर से और सर्टेन मंथ से आपको किसी भी प्राइस का वॉल्यूम के साथ एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं। और अब कोशिश करेंगे ये देखने की कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आईटीसी में कभी भी बाई उठा है, कभी भी बाइंग उठी है, तो क्या एंकर किसी काम आया था आपके और किस काम आया था। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करके आए हैं ना, उसी चीज़ को यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या बायर कितनी तेजी से प्राइस को ऊपर लेकर गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर की तरफ दौड़ रहा था। मतलब बायर अल्टीमेट स्ट्रांग है। बिकवाली की कोशिश करता है, बहुत तेजी से नहीं गिरा पाता है। तो अगर ये बायर, अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, जो बायर 50 के भाव को सन 2008 से लेकर और 15, 16, 17 तक खरीदारी कर रहा है तो वो रियल खरीदार होगा। उसमें कोई, देखिए फेक बाइंग इंट्राडे में की जा सकती है। वीकली सेशन के शुरुआत में, जैसे इस हफ्ते की शुरुआत में पहले प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाया गया, मंडे के दिन गैप अप कराया गया, फिर गैप अप ट्यूसडे और फिर प्राइस को गिरा दिया गया। तो वीकली सेशन की शुरुआत में किया जा सकता है, मंथ की शुरुआत में किया जा सकता है, साल की शुरुआत में आपको ट्रैप, जैसे ये महीना चल रहा है अभी जैन, और इनको क्लोज कराना है बैंक निफ्टी को 48,000 या 50,000। तो ये पहला महीना है ना, तो गिरावट की जा सकती है और उसके बाद दोबारा से रिकवरी लाकर दिसंबर में क्लोज करा देंगे वो। तो पहले महीने में ट्रैप हो गया और आखिरी महीने में जो उनको एवरेज क्लोजिंग चाहिए थे वो मिल जाएगा। लेकिन जो बायर पिछले 8, 9, 10, 12 सालों से खरीदारी कर रहा है वो रियल ही होगा, फेक नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है मंथली टाइम फ्रेम फेल नहीं करता। अब मंथली टाइम फ्रेम पर क्या है बताइए, इतनी तेजी से खरीदारी की गई और बिकवाली आने लगी, यहां से ये हाई लग गया, इस हाई को ध्यान रखिए। अब हमको क्या चाहिए, कम से कम आप लोग अपने मिक तो ऑफ रख सकते हैं ना सर, बहुत आसान सा काम। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है ये जहां से सेलिंग की शुरुआत की, वही बात है कि बायर स्ट्रांग है और सेलर कहीं ना कहीं वीक दिखता है। और अल्टीमेट ट्रेंड जब आईटीसी जैसा आप फंडामेंटल स्ट्रांग प्राइस देख रहे हैं तो एक बात तो तय है ना, लॉन्ग टर्म में करेगा अपसाइड मूवमेंट ही। शॉर्ट टर्म में जो भी पैनिक आएगा, लॉन्ग टर्म में मूवमेंट किधर होगा, अपसाइड। तो शॉर्ट टर्म के पैनिक के बाद अल्टीमेट ट्रेंड क्या होगा लॉन्ग के लिए। तो हर कंडीशन में एक कंडीशन जरूर आएगी जब सेलर के औसत भाव को काटा जाएगा, वो चाहे किसी भी समय का सेलर हो, महीने पे बेच रहा हो, साल पर बेच रहा हो, कभी ना कभी काटा जरूर जाएगा। तो उसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पूरी बाइंग के बाद यहाँ पे एक हाई बन गया और इस हाई से जब बिकवाली हुई, ये दिख रहा है 3 जुलाई 2017 का प्राइस, ठीक है। तो हम लोग 1 जुलाई 2017 के आसपास, अब मंथली टाइम फ्रेम है तो 1-2 दिन आपके लिए मैटर नहीं करेगा। तो हमको क्या चाहिए, वही चीज़ कि सेलर ने शुरुआत की है ना, तो कभी ना कभी ये जो बायर प्राइस को यहाँ तक लेके आया है वो अपना पैसा नहीं डुबोएगा, कभी प्राइस इस 40 को ब्रेक नहीं करने देगा। तो इसका मतलब क्या है, इस 40 के ब्रेक होने से पहले अगर जिस सेलर ने यहाँ से सेलिंग की शुरुआत की, इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस ब्रेक कर दिया जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने होता। यही वो समय है जब मैं आपको 200 के भाव से खरीदारी करा रहा था आईटीसी में, और मैंने कहा था जितना चाहे ये गिरा लेना, कभी 200 के नीचे लाके दिखा दे। वो 230 तक जाता था, 200 आता था, 240 जाता था, 200 आता था, लेकिन 200 ब्रेक नहीं करता था। 200 और 210 की रेंज में जाने कितने ही दिन आईटीसी ने डेली टाइम फ्रेम पर देखिएगा, जाने कितने ही ट्रेडिंग सेशंस गुजार दिए, 200 ब्रेक करके दिखाइए। कारण क्या है देख लेते हैं।
ये एंकर है, यहाँ पे आइए, पहले टाइम देख लेते हैं। ये टाइम क्या है, जुलाई देखना है और 2017, जुलाई मतलब 7वां महीना होगा। और ये 9-15 ही रखिए, टाइम से कोई ज़्यादा आपका फ़र्क पड़ना नहीं है। सब कुछ सही है, लगा दीजिए। चलिए देखिए, इसी कैंडल से एवरेज उठाया है इसने। कहाँ से? इसी कैंडल से। अब जब इस कैंडल से एवरेज उठाया तो देखिए प्राइस यहाँ पे आया और लो बनाया, और लो बनाने के बाद देखिए ये खरीदारी, और फिर ब्रेकआउट के बाद भी कितना मुश्किल हुआ इसको, 3-4 महीने यही परेशान किया था प्राइस ने। तभी मैं कह रहा था ये 200 के नीचे नहीं जाने वाला है। ये लो बने थे इसके यहाँ पे। अब ये एक जोन बना था, ये मंथली टाइम फ्रेम की खरीदारी है। देखिए कितने महीने का कंसोलिडेशन ये यहाँ पे, और इस जोन के बाद जब ये ब्रेकआउट हुए ना तो देखिए प्राइस कहाँ पर गया। तो ये क्या है, एंकर से जब भी बाइंग उठेगी तो प्राइस मल्टी बैगर साबित होगा। ये आईटीसी की शुरुआत भर है। आपको लग रहा है 200 से 400 हो गया, महंगा हो गया, 400 चला जाएगा तो भी महंगा नहीं होगा, 500 होगा तो भी महंगा नहीं होगा। ये वो शेयर्स हैं जो 5,000 10,000 में आप एक समय स्प्लिट होते रहे तो अलग बात है, और बाकी 5-10 हज़ार में भी एक समय आप बेचेंगे और आप भाव भी देखेंगे। तो ये एसआईपी के शेयर्स हैं। कल को भाव 200 आ सकता है, 200 को ब्रेक नहीं करेगा, ये कंफर्मेशन है। ध्यान से सुनिए, कितनी भी गिरावट कर ले ये बाजार, आईटीसी 200 को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी को यूज करते हैं हम लोग एक और, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे किस चीज पर, PSU 20 की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए PSU 20। चलिए प्राइस को देखते हैं, और फिर वही जैसे अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसी तरह से एनालाइज करेंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है। अब देखिए यहाँ पे बस ये देखिए कि इसका हाई कहाँ लगा है, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। ये इंडेक्स है, अगर आप ट्रेंड लाइन से जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन थी इसकी, इस तरह से ये वही रिटेस्ट करने लगभग आ रहा है, देखा जाएगा। आपसे मैंने कह दिया है PSUs में जितना हो सके खरीदारी कीजिएगा, बिकवाली से बिल्कुल मत डरिएगा। आपको लगे कि अडानी कल को क्या होगा, ग्रुप का क्या होगा, शेयर होल्डर्स का क्या होगा, और जो लोन है कर्ज की वजह से ये बैंक्स गिराई जा रही, ये सडन पैनिक है, और भी बढ़ेगा, कितना भी बढ़ जाए। आप SIP मोड में रहिए कि जहाँ से बाजार चलने की शुरुआत करे आपका एवरेज प्राइस वहाँ से सिर्फ 15% ऊपर होना चाहिए, 15 से 16। कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना खरीदना हो खरीदिए, धीरे धीरे करके खरीदिए, जितना गिरावट उतना खरीदिए। हाँ जी सर, 2010 से लेकर अब तक का देखें तो इसका नेगेटिव रिटर्न ही है ना। क्यों आप परेशान हैं, पॉजिटिव भी हो जाएगा। वहाँ पे उसने बैंक्स में 50 पहले टाइम इन्वेस्ट ही लगाया कौन था, और करता अब था ये सर? जो है बैंक्स में कोई इन्वेस्ट करता था इससे पहले? 2017-18 तक का डेटा उठाकर देखिए, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। ये पहली बार है जो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। कभी इससे पहले कोई बैंक को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, चाहे कितने से कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, खरीदार हो, बैंक को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और आज के समय इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग PSUs में रखी हुई है, आप देख लीजिए डाटा उठाकर, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से, ये सडन पैनिक से डरिए नहीं, खरीदारी होती है। आप कितना कोटेशन आप लोग डिकोड करते हैं। एक ही चीज़ वॉरेन बफेट ने कहा क्या, कि डरिए तब जब सब आसानी से खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदिए कब, तब जब सब बेचने को तैयार बैठे हों, खरीदने को कोई तैयार ना हो। तो वो समय अब है, शुरुआत भर हुई है। अगर अच्छी गिरावट हो तो फिर अच्छा कोई प्राइस मिले खरीदारी के लिए। ऐसे पैनिक तो कभी भी आते रहते हैं। बुल मार्केट है, फास्ट एंड फ्यूरियस गिरावट होगी, इसी तरह से गिरता है बाजार। शॉर्ट कवरिंग कितना तेज होता है, तो उन चीज़ों से परेशान मत होइए। ये बैंक्स की खरीदारी के लिए कभी कोई तैयार नहीं रहा सर। जाइंट्स बैंक, HDFC, ICICI, इसके अलावा कौन किसी को हाथ लगाता था? SBI को भी कोविड के बाद लोगों ने खरीदने की शुरुआत की। कितना ही इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने देखा इन्वेस्टर का, कभी नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम है, और जितना हो सके देखिए। आपको दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा 80 का प्राइस, 80 का, अभी बात की बात कर रहा हूँ, जब रैली के बाद की बात कर रहा हूँ, 80, 82, 84 के इन्वेस्टमेंट से खरीदारी की शुरुआत हुई। 190 प्लस का हाई लगा कर आया, फिर से 160 के नीचे, ये वो लेवल है, और नीचे 140 तक चला है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 190 के ऊपर था ना, तो सब तैयार बैठे थे कि कहीं 180 ही मिल जाए।
अब जब पैनिक के साथ मिलता है, अब अच्छा प्राइस और अच्छा बाजार दोनों एक साथ तो नहीं आने वाले, एक चीज़ मिस होगी ना। तो आपको खुद को इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और एसआईपी जितना पैसा है सभी को एक बार में नहीं लगाना है। आज 5% गिरे खरीदिए, कल 4% गिरे फिर खरीदिए, फिर वेट कीजिए गिरावट का, फिर 2-3% गिरे फिर खरीदिए। इंडेक्स है, जीरो नहीं होगा ना। आप अभी आज बैंक को 40,000 देखते हैं, बैंक को आप 1 लाख देखेंगे, और तब पीएसयूज को आप 35-40 हज़ार देखेंगे। वेट कीजिए वो समय आने के तक। तो देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अब आप लोग बात कर ही रहे हैं तो मैं आईटी इंडेक्स फंड को खरीदारी के लिए राय दे रहा था, अभिषेक सर ने कई बार आप लोगों को बताया होगा। और पीएसयूज 32 के भाव से खरीदारी के लिए कह रहा हूँ, और 32 के भाव से जिन लोगों ने भी खरीदारी की है, एवरेज प्राइस 35 के आसपास रहा होगा अभी तक, जितनी भी खरीदारी कर ली हो। और अभी भी भाव आपके 35 के भाव से बहुत ऊपर है, ठीक है। दूसरी मैं खरीदारी की राय दे रहा था आईटी सेक्टर के इंडेक्स में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं। आईटी सेक्टर में इंडेक्स में क्यों खरीदारी के लिए दे रहा हूं, वो देखिए, वो एक अच्छा इंडेक्स आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। जैसे इन्फोसिस के शेयर, टीसीएस, ये क्या है, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। जो उनका ऑल टाइम हाई है वहां से 40-50% माइनस। अब आप सोचिए कि क्या आप इन्फोसिस खरीद के कल को उसको मल्टी बैगर कर लेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। वो डिस्काउंट प्राइस है, वहां से आपका रिटर्न अच्छा निकल के आएगा, इसलिए वो आपके लिए राय है। पीएसयूज मल्टी बैगर होने के लिए राय है। पीएसयूज इसलिए नहीं खरीदा जा रहा है कि कल को 40-45% रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका पोर्टफोलियो 800, 900, 1000 प्लस, अभी आप लोगों ने रिटर्न्स देखे ही कहां है सर। आप लोग स्मॉल कैप खरीद के होल्ड करते नहीं हैं। अगर कोविड के समय जिन लोगों ने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको पता होगा कि रिटर्न्स क्या चीज होती है। और दूसरी बात, बेचा नहीं होगा। खरीदना बहुत आसान है, होल्ड करना मुश्किल है। खरीद तो सब लेते हैं सर। कितना स्टॉक आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा, कितने आप लोगों में से ट्रेडर बैठे होंगे जो 10-12 में बाजार देखते होंगे, और अब कहेंगे चिल्ला चिल्ला कर क्या कि मैंने आईटीसी भी खरीदा था, रिलायंस भी मैंने खरीदा था, कम्युनिकेशन और ये सारे स्टॉक जब चलते थे तो ये रिलायंस खरीदे थे, और किस भाव पे खरीदे थे, और 2 महीने 4 महीने बाद बेचकर चला आया। ग्रोथ सिर्फ परमानेंट है, पैनिक टेम्परेरी है, ध्यान रखिए। कल को बाजार बंद नहीं होगा, है ना। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। गिरावट खरीदारी के लिए होती है, डराने के लिए नहीं होती है। गिरावट में पैसा तो आप लोग ट्रेडिंग करके फिर भी कमा रहे हैं, और जितना अपसाइड मूवमेंट में कमाते उससे ज़्यादा कम अर्निंग हो रही है। तो पोर्टफोलियो डाउन हो, कुछ भी डाउन हो, डरना नहीं है, खरीदारी के लिए तैयार रहिए। मैंने जब ऑल टाइम हाई पे बाजार होगा तो भी मैंने एसआईपी के लिए ही कहा होगा, लमसम के लिए कभी मैं नहीं कहता कि एसआईपी में जाइए। एक बार में नहीं खरीदना है, धीरे धीरे करके खरीदिए। जैसे गिरावट हो, मैंने कहा कि कल को बाजार 16,000 आए, 17,000, 15,000, आपको डरना नहीं है, धीरे धीरे करके खरीदते रहिए। बात यहाँ पर आती है कि जहाँ से टर्नओवर होगा ना, वहाँ से 15% या 16% ऊपर आपका एवरेज प्राइस होना चाहिए बस। अगर बहुत गिरावट होगी, ये रेयर कंडीशन है। मैक्सिमम गिरावट एक इंडेक्स में कितना, मैं आपको बता दूं, 40% मैक्सिमम। कोई भी इंडेक्स कितना भी टूटेगा 40% से ज्यादा नहीं टूट सकता, 40%। और मैं इसमें पीएसयूज को नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। 40% से ज्यादा आप टूटते हुए नहीं देखेंगे इंडेक्स को। ये मैक्सिमम गिरावट है, चाहे कितना भी पैनिक हो बाजार में। बाकी शेयर्स बाहर किए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे, कुछ भी किया जाए, तो 40% जब गिरावट है, आप कितना भी बुरा खरीद रहे होंगे, कितना भी कम पैसे से एसआईपी चला रहे होंगे, तो भी आपका भाव 15% ऊपर रखा होगा। वैसे एवरेज प्राइस तो आप लोगों के 6 या 7 या 8 मैक्सिमम, अगर आप लॉस में होंगे और एसआईपी करते जा रहे हैं और गिरावट होती जा रही है, तो 7-8% मैक्सिमम एवरेज प्राइस आपका। जब प्राइस वहां जहां से टर्न करेगा, रोल ओवर होगा, वहां से 7-8% आपके प्राइस रखे होंगे। मैक्सिमम है 15-16%। होल्डिंग से मत डरिए। ये देखिए, बहुत छोटे आप लोगों ने सर एक रिसेशन अपने जीवन में नहीं देखा, एक रिसेशन। आप पैनिक देख रहे हैं, रिसेशन छोड़ दीजिए। रिसेशन तो वो है जब .com बबल बर्स्ट हुआ, उसके बाद फिर जब से फेड के इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन कर दिए गए, उसकी वजह से
काफ़ी सारी चीज़ें हुई और 2008-06 से जब शुरुआत हुई दोबारा से इंटरेस्ट हाइक किए गए जैसे अभी किए जा रहे हैं ना, वो 2000 में बहुत कम किया गया। वो नैस्डैक बबल था, उसको .com बबल कहते हैं, कि जितना भी शेयर्स के आगे .com लिखा है कहीं भी पैसा लगाइए मल्टीबैगर। 1993 से 2000 का समय, और वो एक बार बस्ट हुआ नैस्डैक पूरी तरह से। उसके बाद शुरुआत हुई दूसरे तरफ कि फेड इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, वहाँ से सभी को सस्ते लोन जैसे हम लोगों को कोविड के बाद देखने को मिले इस तरह से। इसी वजह से इतनी जल्दी लोन्स को दोबारा से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा रहा है। कारण क्या है? यही कि 5-6 महीने साल तक आप लोन्स को लोअर नहीं रख सकते। क्यों? आपका प्रॉपर्टी गिरवी है क्या? नहीं है। लोन मिल किस पे रहे थे अभी तक? लोअर इंटरेस्ट रेट, और कुछ भी आपका गारंटी में नहीं लगा हुआ है, ना आपका ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कुछ है। जब थर्ड पार्टी लोन जो भी एनपीए जाएगा, एनपीए जब भी थर्ड पार्टी के लिए जाता है तो वो मांगते हैं कि क्या चाहिए, और जिसने पैसा लोन पर उठाया है, जिसने कर्ज लिया है, अगर उसका कोई गारंटी नहीं लगा तो वसूल कैसे करेगा? पहले तो पैसा एनपीए में जाए, उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा कि आप वसूल कीजिए। वो लोग अपना परसेंटेज लेंगे, पूरा ठेका उठेगा वहाँ से। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं नीचे के लेवल की। लेमन ब्रदर कोलैप्स, उसके बाद जब ये रिसेशन के बाद का पीरियड, उसके बाद रिसेशन की शुरुआत हुई 2008 के बाद। अब सोचिए बाजार कल को 15,000 आ जाए और 3 साल तक 15 से 16 या 17, 3 से 4 साल, तब आप एक रिसेशन कहीं देख पाएंगे। इस मत में मत रही है कि बाजार कल को है और आज ही है। ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है? जब बाजार एक जोन में है, तो अभी इससे पहले मंडे ट्यूसडे तक का बाजार आप लोगों ने देखा कि एक जोन में है, पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन ट्रेडर पैसा फिर भी कमाएगा, और जब गिरावट होगी तेजी से, ट्रेडर ज़्यादा पैसा कमाएगा, अपसाइड मूवमेंट होगी, ज़्यादा कमाएगा, और इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा और सिर्फ पैसे को होल्ड करेगा जो भी ट्रेडिंग से बनेगा। यही एक तरीका है, दूसरा तरीका है नहीं। चलिए देखते हैं। कहाँ पर हम लोग थे? हाँ, एंकर पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि पीएसयूज का कोई ऐसा एवरेज प्राइस मिल जाए कि जहां पे खरीदारी की गई हो और उसके बाद ही यहां से यहां तक की कोई भी रैली आपको देखने को मिली हो, वो कोई ना कोई औसत भाव होगा। अब औसत भाव के लिए हमको क्या चाहिए? अल्टीमेट अभी तक ये इंडेक्स अभी भी जोन में है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखें, ये लोअर लगे हैं और ये हायर लगे हैं, ठीक है। तो ये एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम देखिए, ये गिरावट जहाँ तक भी हो, ये लोअर ब्रेक नहीं होंगे, और बाकी ये कहीं से भी टर्न अराउंड करे और काफ़ी समय तक जितना भी इसको कंसोलिडेशन करना है, मैं तो कहता हूँ पूरा साल 2 साल कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ये ब्रेक होगा, ये रियल लेवल्स हैं, जब भी ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ये ब्रेक होंगे, तब आप देखेंगे कि इस इंडेक्स को कहाँ तक जाना है। ये तो PSU 20 लगा हुआ है, इंडेक्स का चार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हूबहू आपको दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो ये जोन में है, ये खरीदारी का समय है, SI ITC का समय। लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, स्ट्रैडल बन जाते थे और पूरे पूरे महीने लोग होल्ड करते थे सेलर्स। ITC का वो समय भी रहा है। 180 to 170 प्राइस, 190 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बायर्स पैसा नहीं बना रहे हैं। कितना डिविडेंड आपको आता है ITC? कितना देता है सर? इन्वेस्टर कहीं परेशान नहीं, और सेलर्स वहां पैसा बना रहे थे। जब से 200 क्रॉस हुआ है ना, सेलर्स ने 240 तक तो पोजीशन होल्ड की। 240 के बाद किसी सेलर का हिम्मत नहीं हुआ ITC में पोजीशन होल्ड कर ले। अब सेलर नहीं सेल करता है। फेवरेट स्टॉक्स था, स्टॉक एक फेवरेट सेलर्स का क्या? ITC चलता ही नहीं है, एक जोन में है। कोल इंडिया सर, वो इन्वेस्टमेंट आप देखिए, प्राइजेस को देखिए, ये कभी भी जोन में है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोगों को देखना है क्या? बाई एंड सेल। कि अगर यहाँ से मैं देखूं कि एक ये हाई बना, एक ये हाई बना, और हमको चाहिए कोई एवरेज प्राइस, तो हम देखेंगे कि पहला अपर हाई क्या बना है और कब बना है, वो समय क्या था। तो एक तो ये दिखता है 1 नवंबर 2010, और दूसरा दिखता है ये यहाँ पर 14, और ये लास्ट 18। तो हम लोग क्या कंसीडर करें? मंथली टाइम फ्रेम पर हैं तो लास्ट वाले को कंसीडर करते हैं कि ये रैली आया और रैली के बाद यहाँ से गिरावट किया
और फिर बहुत नीचे ये वो कोविड का समय बहुत नीचे 10 तक के 20 को ला दिया गया। उसके बाद भी अगर ये बायर अल्टीमेट क्या है ग्रोथ, तो सिर्फ बाइंग के लिए एंकर को यूज़ करना है, ध्यान रखिए। दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी आगे चल के। मैंने कहा कि एक सेशन में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। सिर्फ बाइंग के लिए तो क्या होगा, कभी ना कभी ये जो बायर हैं जो यहाँ पे कंसोलिडेट करा रहे हैं ना इस प्राइस को, ये कभी ना कभी इस सेलर के एवरेज को जरूर ब्रेक करेंगे, और जहां ब्रेक करेंगे वहीं बाई बनेगा। ठीक है, जहां ब्रेक करेंगे वहीं बाई बनेगा। तो ये प्राइस देखिए क्या है, 1 जैन 2018। चलिए यहाँ पे फिल करते हैं, 18 कर दीजिए और सब कुछ ठीक है। अब दिख गया है आपको प्राइस, क्या दिख रहा है बताइए। इसको और 2 महीने पीछे लेता हूं मैं, टाइम फ्रेम की वजह से थोड़ा दिक्कत है मेरा। चलिए इसको 17 करता हूं और इसको 11। ठीक है, अब सही आ रहा है, लगभग इक्वल नहीं से। अब देखिए प्राइस को, वहां भी देखिए मंथली सेशंस में आप अगर एंकर यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 4 5 दिन पीछे, महीना भर पीछे आगे कोई दिक्कत नहीं। आपको औसत भाव चाहिए, वो लगभग वहीं आने वाला है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से 2 4 5 रुपए का वैल्यू भी कुछ नहीं है। अब देखिए प्राइस यहाँ से बिकवाली करके गया, एक बार इसके ऊपर आया, अब यहीं पे कंसोलिडेशन। आप क्या कीजिए, आप प्राइस एक्शन के साथ यूज कीजिए, ये कंसोलिडेशन के साथ बिकवाली और इस कंसोलिडेशन के साथ खरीदारी, यही लगा लीजिए। चलिए यही हाई लगा लीजिए। क्यों, मैंने आपको बुल तो कई बार पढ़ाया है कि कंसोलिडेशन बिकवाली, फिर प्राइस वहीं आएगा, कंसोलिडेशन ब्रेक कर देगा। ये क्या है, बुल पैटर्न। ये प्राइस यहाँ पे आता है इस तरह से, फिर यहाँ आता है इस तरह से, ब्रेकआउट कर देता है, बुल पैटर्न। ठीक है, ये 2 हो गए आपके शोल्डर, और ये हेड जो आप हेड एंड शोल्डर करते हैं इसी तरह से, तो वही पैटर्न है बिल्कुल इक्वल। तो आप जैसे खरीदना चाहें इसको, मैंने आपको 32 के प्राइस से, यही 32 के प्राइस से यहाँ से खरीदारी की शुरुआत कराई है, 31-32 से, और अभी ये हाई बनाकर आया है 52-53 के आसपास। जितना भी नीचे मिलेगा खरीदेंगे। ये कैसे खरीदारी मिल रही है, एंकर। और अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये अब इसी 32-33 के प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा, कंफर्मेशन के साथ कहता हूँ। यही जो 32-33 का प्राइस है ना, चाहे कितना भी गिरावट करे, इसी 32-33 का प्राइस अभी तो ब्रेक नहीं करेगा। अगर करना है तो फिर पहले गिरावट हो, गिरावट के बाद फिर कंसोलिडेशन हो, 3 से 4 महीने मिनिमम होगा, तब उसके बाद अगर कर पाए तो कर ले। अभी इसके ब्रेकडाउन की संभावना बहुत कम। ठीक है, इस तरह से। और देखिए अब किस तरह से यूज करते हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि अब अगर गिरावट होगी तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, आपके लिए बाइंग का बेस्ट प्राइस क्या बना बताइए। अगर कोई प्राइस पहले से एंकर के ऊपर से निकल रहा है और एवरेज यहीं कहीं आ रहा है, तो जब भी प्राइस लौट के अपने एंकर के पास आएगा तो वहां से एक बहुत तेजी से बाइंग उठेगी। क्यों, वो इन्वेस्टर का एवरेज प्राइस है, उसको वो ब्रेक करने से रोकेगा ही रोकेगा। उसका पैसा लगा हुआ है उस भाव पर, वो उसका औसत भाव है। जो हजारों करोड़ों की खरीदारी पड़ी है ना, वो इसी भाव पे पड़ी है। जाने कितने म्यूचुअल फंड्स का पैसा इसी एवरेज के आसपास होगा। ठीक है, तो इस एंकर को ब्रेक करने, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी XYZ इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो। जैसे यहां पे आप देखिए, ये जो प्राइजेस है ना, कितना भी ITC में गिरावट हो, अब ये 234 के भाव को ब्रेक करने नहीं आएगा। लेकिन अगर ITC में कभी, जैसे अडानी जैसे शेयर से हैं, यहाँ पे आपको सडन बहुत तेजी से ह्यूज फॉल दिख रहा है। अब उनके एंकर्स चेक कीजिए जाके, अगर कोई भी प्राइस मंथली टाइम फ्रेम में पिछली जहाँ से खरीदारी की शुरुआत हुई हो, जैसे यहाँ से खरीदारी की शुरुआत हुई हो और प्राइस यहाँ तक गया, तो यहाँ से लगाइए एंकर, इस जहाँ से खरीदारी की शुरुआत हुई, और वो भाव यहाँ कहीं आ रहा होगा। अगर ये गिरावट हुए और इसी के पास आ जाए तो यहीं खरीद लीजिएगा, इसके नीचे ऐसा लग दीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं कि आप अच्छा खासा मुनाफा 20-25% आपके हाथ से कहीं नहीं गया, वो भी बहुत तेजी से 2 या 3 दिन के समय में। अगर कम से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, जैसे PSU 20, आपको स्विंग नहीं करना है, ये स्विंग के लिए, और ऐसा समय मिलता बहुत कम है, रोज थोड़ी ना इस तरह की गिरावटें होती। तो जब भी होगी तो आपको एक अच्छी बाइंग देकर जाएगा, जो भी प्राइस हो XYZ। जाने कितने ही स्टॉक आने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत तेजी से। सीमेंट सेक्टर जितना शेयर होल्डिंग था अडानी ग्रुप का, वो सभी धराशायी हो गए। तो वहाँ देखिए जाके
सीमेंट सेक्टर कभी बंद नहीं होना है। इस तरह से आईटी स्टील सेक्टर में, मेटल में बहुत ज़्यादा गिरावट मैंने नहीं देखी अभी, चेक करूँगा। जो भी सेक्टर्स मुझे बेहतर लग रहे हैं, देखिए जो आपकी एसआईपी मिस हुई हो, ये समय है टाइम टू बाई। ऐसा नहीं है, एसआईपी का समय है, ये नहीं है कि एक बार में अभी पूरा खरीद लेना है। कल को बाजार इंडेक्स 30,000 भी आ जाएगा अपने बैंक निफ्टी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खरीदारी करते रहना है, ट्रेडिंग करते रहना है, खरीदारी। देखिए 25,000 इंडेक्स चले 20,000, हम लोग ट्रेडर हैं, पैसा तब भी बना रहे होंगे, हम लोगों को पैसा कमाने से मतलब है, और उस लेवल पे खरीदारी कर रहे होंगे, और ग्रोथ तो आनी ही है, वो कहीं नहीं गई। पहली बार मैंने डीआईआई को इंडियन मार्केट में इतना बुलिश देखा। आप कभी भी अब बाज़ार को फॉरेन मार्केट से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। पहले लोग डाउ और इस तरह की चीज़ों को देखकर पूरे पोजीशंस को, स्ट्रैगल और स्ट्रेंगल को खूब ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब वो नहीं चलती हैं। अब डाउ हो सकता है कल को 500 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज करे और इंडेक्स अपना 2% नीचे, ठीक है। हो सकता है डाउ 2% नीचे क्लोज करे और अपना इंडेक्स 1% पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें अब इस तरह से नहीं होंगी, क्योंकि जितना पैसा डीआईआई निकालेगा उतना एफआईआई जितना निकालेगा उतना डीआईआई यहाँ डालने वाला है। उनके वो तो चाहते हैं कि आप सब रिटेलर बेच दीजिए सर, सच बताता हूँ आपको। वो चाहते हैं कि आप जितना चाहिए आप भी बेच दीजिए, वो सब खरीदने को तैयार है। जिसको ग्रोथ पता है वो सब खरीदने को तैयार है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।